बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, इनको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट लेट वी हैव दिस फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। जब हमारे पास x का स्क्वायर है तो हमारे पास एक कर्व आता है, ठीक है। अब जब हम इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, यानी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कर लेते हैं, तो इसका जो ग्राफ है वो और ज़्यादा स्टीप हो जाता है। अब अगर हम इसकी वैल्यू x4 कर दें तो ये और ज़्यादा स्टीप हो जाता है। जैसे जैसे यानी कि वैल्यू बढ़ती जा रही है, वो y एक्सिस की तरफ जा रही है, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, ग्राफ ज़्यादा स्टीप होता जा रहा है। अब यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि हम यहाँ पे एक्सपोनेंट इनके चेंज किए जा रहे हैं और हमारे पास स्टीपनेस बढ़ती जा रही है। क्या कोई ऐसा भी फंक्शन होता है जिससे स्टीपनेस एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए? तो कहेंगे हम जी हाँ, यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ जहाँ पे हम वैल्यू थोड़ी सी चेंज करें तो हमारे पास ग्राफ में स्टीपनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है एकदम से। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन 10x ही लेते हैं, अभी थोड़ी छोटी सही है। अब इसके लिए अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो हमारे पास क्या आएगा? फर्स्ट करें यहाँ पे अगर हम x की जगह पे 1 ही रख रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर हम x की जगह पे 2 कर दें, 10 पे स्क्वायर हो जाए तो ये वैल्यू तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, 100 तक पहुँच जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जहाँ पे हमें एक्सपोनेंट्स के तौर पे वैल्यू दी गई हो, जहाँ पे a कांस्टेंट होता है यानी कि कोई भी नंबर, और जो x होता है वो एक्सपोनेंट होता है उसका। जो a होता है, इसके लिए कंडीशन ये है कि a हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये है, a जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। और जब हमारे पास a हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारे पास जो ग्राफ में वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव की तरफ ही बढ़ती जाएगी, ठीक है। एक स्टीप वैल्यू आती जाएगी। इसी तरह जैसे यहाँ पे 10x, अभी एक हमने x की जगह, एक्सपोनेंट की जगह 1 पुट किया, अगर हम 2 पुट करें तो वो बहुत ज़्यादा स्टीप हो जाए। इसी तरह हमारे पास एक और फंक्शन है जो कि दिया गया है ex। अब ये e क्या है? ई भी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम जानते हैं कि अप्रोक्सीमेटली है हमारे पास 2.718 अप्रोक्सीमेट। अगर मैं x को 0 कर दूं, इफ़ x को 0 कर दूं तो मेरे पास क्या y की वैल्यू आएगी? यानी कि हम यहीं पे पुट करके देख लेते हैं। x को 0 कर दिया, एक्सपोनेंट जब 0 आ जाए तो हमारे पास वैल्यू क्या रह जाती है? 1 आती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, उसका जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे वो हमेशा 0 और 1 पॉइंट पे ज़रूर लाए करेगा। यानी हम ये नोट कर लें कि एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन लाई एट दिस पॉइंट 0 और 1, यानी जहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी और हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस पॉइंट पे ज़रूर लाया करता है, ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू पुट कर दूँ, यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव पुट कर दूँ तो क्या आएगा रिजल्ट? एक्सपोनेंट, ठीक है, मैंने नेगेटिव पुट कर दिया। फर्स्ट करें यहीं पे मैंने नेगेटिव पुट कर दिया तो हमारे पास आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। हम ये चीज़ ग्राफ में भी देख लेते हैं। अगर 100 आ गई तो ये हमारे पास 10 ऑफ इस तरह वैल्यू आएगी। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, एक तो ये यहाँ से ज़रूर स्टीपनेस जाएगी, ठीक है, ये समझे यहाँ से जा रही है स्टीप, लेकिन ये वैल्यू कम हो के ये सेकंड कोऑर्डिनेट में ही रहेगी। कम हो के 0 तक तो
ज़ीरो की वैल्यूज़ तक तो पहुंच जाएगी, लेकिन ये कभी इस क्वाड्रेंट में नहीं जाएगी, नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट में कभी भी नहीं जाएगी। यानी कि अगर हमारे पास ए पॉजिटिव है, ये तो कंडीशन ए ज़रूर पॉजिटिव होगा, ए ऑलवेज ग्रेटर देन 1, लेकिन x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। अगर x की वैल्यू नेगेटिव भी होती है, हमारे पास रिज़ल्ट में जो रेंज आती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, नेवर भी नेगेटिव, यानी यहाँ पे कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो इसकी डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स हैं, और जो हमारे पास रेंज आ रही है इसकी वो पॉजिटिव है। सही है ना? हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर लें, ग्राफ से शो हो रहा है वो कभी भी इस क्वाड्रेंट में नहीं जाएगी, नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट में कभी भी एंटर नहीं होगी। हालांकि वो ज़ीरो, स्मॉलर ज़ीरो तक पहुँच जाएगी, लेकिन कभी भी इस क्वाड्रेंट में नहीं आएगी। हमें शो हो गया कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, यानी हमारे पास जो डोमेन इसकी आ जाएगी वो आ जाएगी जी, हम जो पुटिंग वैल्यू है हमारी वो और रियल नंबर्स होंगे, और जो हमारे पास इसकी रेंज आएगी वो हमेशा पॉजिटिव ही रियल नंबर्स होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स ही होंगे, इंक्लूडिंग ज़ीरो पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये था जी एक्सपोनेंशियल में। वहाँ बुक में और भी एग्जांपल्स दी हुई हैं। किसी भी कांस्टेंट के ऊपर जो एक्सपोनेंट शो होता है उसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जी हम करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शंस, आज हमने ये फंक्शंस की टाइप्स कंप्लीट कर देनी है, बहुत एक्सप्लेन कर लिया। अच्छा जी, अब लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं? असल में जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो इन्वर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। दीज आर इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैसे? जब हम सिंपल वैल्यू को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं ना, तो वो हमें रिज़ल्ट में एक्सपोनेंट देता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वैल्यू है b ऑफ x, ये एक्सपोनेंट ऊपर है ना, हम जब इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो वो b बेस हमारे पास a इज इक्वल टू, हमारे पास रिज़ल्ट में क्या आया? एक्सपोनेंट आया, यानी इट इज़ द इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी हमारे पास, अगर हम एग्जांपल भी ले लें, हमारे पास 2, ये एक्सपोनेंट है, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसे हम सॉल्व करें हमारे पास 8 आता है। जब हम इसी को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास बेस 2 है, 8 है, रिजल्ट में क्या आ रहा है? हमारे पास एक्सपोनेंट ही आ रहा है। ठीक हो गया। अब फर्स्ट इसमें कंडीशन ये कि अगर नहीं बल्कि ये कंडीशन ही है कि इसमें जो b हमारे पास है, यानी जो हमारे पास बेस होगी वो हमेशा बड़ी होगी 1 से। ठीक है, जो कि हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी देखा, और ये कभी वैल्यू नेगेटिव नहीं देगा। हम एक्सपोनेंट की जगह पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर दे, लेकिन रिजल्ट में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। ठीक हो गया। लॉगरिथमिक फंक्शन थोड़ा सा बिल्कुल चेंज है। इसमें ये है, फर्ज करें जी हमारे पास एक फंक्शन है जिसे हमने log b बेस पे लिखा। यहाँ पे जो b है वो तो कह दिया हमने ऑलवेज ग्रेटर देन 1, लेकिन यहाँ पे जो x है, यानी जो एक्सपोनेंट है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो ज़ीरो भी हो सकता है, वो कुछ भी हो, लेकिन हमारे पास आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। यानी जो x है हमारे पास, जो x है वो हमारे पास कोई भी फंक्शन हो सकता है, x जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास रिज़ल्ट में जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा हमारे पास वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इस वाली इक्वेशन के हिसाब से। ठीक है, लेकिन इस वाली इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास ये जो y है, ठीक है, ये हमारे पास ऑल रियल नंबर्स होंगे, यानी हम x की जगह पे पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट में क्या आएगा? ऑल रियल नंबर्स। हमने अभी कहा कि ये इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ये हमारे पास
एक एक्सपोनेंट है। जैसे यहाँ पे हमारे पास जब हमने इसे इस फॉर्म में लिखा है एक्सपोनेंट आया ना हमारे पास, इसी तरह ये भी एक एक्सपोनेंट है। जो एक्सपोनेंट है वो ऑल रियल नंबर्स हो सकते हैं। हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ही देख के लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन और रेंज पता कर ली। आई बात समझ में? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या था कि इसमें जो हमारे पास डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स थी, यानी हम कोई भी नंबर पुट कर रहे थे और हमारे पास रिजल्ट में हमेशा पॉजिटिव आ रही थी। और जब हमने इसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा तो हमारे पास तो रिजल्ट में एक्सपोनेंट आ रहा है। हमने इसी हिसाब से एक लॉगरिथमिक वैल्यू ली और उसमें देखा कि जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो ज़ाहिर है एक्सपोनेंट होगा, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। तो एक्सपोनेंट है यानी ये हमारे पास रेंज है, तो रेंज हमेशा क्या आएगी? रियल नंबर आएगी। और जो हम x की वैल्यू होगी हमारे पास वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, जैसे यहाँ पे शो हो गया। यहाँ पे रिजल्ट में हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, जहाँ पे हम हमारी पुटिंग वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी हमारी डोमेन पॉजिटिव होगी। थोड़ी सी समझने वाली बात है कि ये इन्वर्स हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और रियल नंबर्स। ठीक हो गया? ओके, तो हमारे पास जो हम लॉग लिखते हैं, लॉग ई एक्स इज इक्वल टू वाई, ये जब हमारे पास लॉग ई है वो हमारे पास नेचुरल लॉग होता है। ठीक है, नेचुरल लॉग, जिसे हम फिज़िक्स में ln भी लिखते हैं, मैथ में भी इसे यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हमने इसे फिज़िक्स में पढ़ा है। अब जो हमारे पास b बेस पे होती है वैल्यू, b बेस पे लॉगरिथमिक वैल्यू, वो हमारे पास होता है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग जिसे हम लॉग से ही शो करते हैं। ठीक हो गया? अब जो हमारे पास बेस 2 के साथ वैल्यू होती है वो हमारे पास होता है बाइनरी लॉगरिथम। ठीक है, बाइनरी लॉगरिथम। ये जो नेचुरल लॉग होता है ये मैथमेटिक्स में मज़ीद, जब मैथमेटिक्स खुलती है, आगे वाइड होती है हायर क्लासेस में, तब यूज़ होता है, ज़्यादा तब यूज़ होता है। और ये जो हमारे पास कॉमन लॉग है ये हमें इंजीनियरिंग और साइंस में यूज़ होता है। ठीक है, और ये जो बाइनरी लॉग है ये हमें कंप्यूटर साइंस में हेल्पफुल होता है। ये बाइनरी लॉग हम कंप्यूटर साइंस में यूज़ करते हैं। ठीक हो गया? 2 फंक्शन हो गए। अब नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शन, ये जो हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं ना, ये सर्कल की बेस पे नहीं बताए जाते। ये हाइपरबोलिक फंक्शन जो है हाइपरबोला के पॉइंट्स पे इन्हें किया जाता है कि इनका जो ग्राफ होता है वो एक हाइपरबोला होता है। ठीक है, हाँ, इसे हम थोड़ा एक छोटे से ग्राफ में देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इन्होंने साइन हाइपरबोला दिया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे साइन हाइपरबोला एक्स, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसका उन्होंने क्या दिया हुआ है? हाफ ऑफ ई ऑफ एक्स माइनस ई माइनस एक्स। अब ग्राफ में देखते हैं, ये जो ई ऑफ एक्स वैल्यू होती है ये हमेशा पॉजिटिव की तरफ रेज करती है। ठीक है, इसने पॉजिटिव वेव ही देनी है। ये हो गई हमारे पास ई ऑफ एक्स। और जो ई ऑफ माइनस एक्स के लिए होती है वो इसी के क्रॉसपोंड इस एक्सिस से इस तरफ आती है, जिसे हम ई माइनस एक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास माइनस ई माइनस एक्स है, तो हमारे पास जो माइनस ई माइनस एक्स के लिए आती है वे वो ये होती है। ठीक हो गया? और इसी ग्राफ की बेस पे उन्होंने हमें साइन का दिया हुआ है हाफ ऑफ ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स। हाफ कर दिया है ई एक्स का और माइनस ई माइनस एक्स का। ठीक हो गया? अब जो हमारे पास कोस हाइपरबोला एक्स है उसमें उन्होंने हमें हाफ कर दिया ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का, यानी ई एक्स और ई माइनस एक्स को प्लस करके। अब जो हमारे टेंजेंट है, टेन हमारे पास किसके इक्वल होता है? साइन ओवर कोस के, साइन के हाइपरबोलिक एक्स और कोस का हाइपरबोलिक एक्स, यानी कि ऊपर हमारे पास साइन की वैल्यू आ जाएगी। इसे छोटा सा सॉल्व भी कर सकते हैं हम, यानी कि ऊपर हमने साइन की वैल्यू लिखी। ठीक है,
ई एक्स, सॉरी यहाँ पे तो माइनस है, ई माइनस एक्स, और बटे में हमारे पास क्या 1/2 ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। सिंपली ये तो कट जाएगा, अगर हम ऊपर भी लेके जाएँ कपाई होगी, ये कट गया, हमारे पास वैल्यू ये आ गई। ठीक हो गया। इसी तरह कोट के लिए हमारे पास आ जाएगा। कोट के लिए कोट क्या होता है, एक तो उल्ट होता है टेंजेंट का और दूसरा कोस ओवर साइन, तो उस हिसाब से वैल्यू आ गई। और इसी तरह हमारे पास आगे वैल्यूज़ दी हुई है। यहाँ पे जो साइन एच एक्स का, साइन का हमारे पास जो डोमेन और रेंज है वो रियल नंबर्स होती है, लेकिन जो कोस एच एक्स की डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स होती हैं। डोमेन भी रियल है और रेंज भी। यहाँ पे जो इसकी डोमेन होती है वो हमारे पास रियल नंबर्स होती है, लेकिन जो रेंज है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, हो गया क्लियर। अब हमारे पास है इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस सेम एज इट इज़, उसके जो फॉर्मूलाज हैं वो हमने थोड़े याद करने हैं। इस तरह है, उन फंक्शंस को इतना ज़्यादा इस क्लास में ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं किया जाता, वो हायर क्लासेस में एक्सप्लेन होती हैं। ठीक है, इसलिए मैंने भी इतना एक्सप्लेन नहीं किया, वो बर्डन ही ना बन जाए कहीं। उनके भी फार्मूला इन्वर्स, जैसे हमारे पास जो हाइपरबोलिक फंक्शन और इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है वो जैसा कि हमने पीछे की फंक्शंस किए हैं ना उसी हिसाब से है। हमने पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किए हैं ना, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हिसाब से ही इनकी वैल्यूज़ निकाली गई हैं और फिर इन्वर्स की वैल्यूज़ निकाली गई हैं। ये यहाँ पे बहुत टफ हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही इतना ज़्यादा। हमारे पास है जी नेक्स्ट इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन। सेम वर्ड्स हैं थोड़े से, लेकिन ये वाली डेफिनेशन हमें देखने में बहुत आसान लग रही होती हैं, ये हैं भी वेरी इजी, लेकिन ये पेपर्स में आ जाती हैं। जो टॉप इजी हमें लग रही होती है ना वो पेपर में आ जाती है। मुझे याद है कि जब मेरे पेपर्स थे तो ये डेफिनेशंस आई थी, और थोड़ा सा इनमें ना डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है, इम्प्लिसिट कौन सा है, एक्सप्लिसिट कौन सा है। तो इम्प्लिसिट में हमने ये होता है कि अगर x और y है, ठीक है, एक इक्वेशन हमें दी जाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर x और y की वैल्यूज़ हम अलग-अलग ना कर सकें, x और y की वैल्यूज़ को अलग करना इम्पॉसिबल हो जाए, यानी मुश्किल तरीन हो जाए, तो वो वाले जो फंक्शन होते हैं वो इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। इन्हें हम सॉल्व करते जाएंगे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि y इस साइड पे आ जाए, y की सारी वैल्यूज़ इस साइड पे आ जाए और x की इस साइड पे आ जाए। इस फंक्शन में तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। आगे हम डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, अगर इनका डिफ्रेंशिएट भी इन्हें करते हैं फिर भी ये वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं होती। तो मतलब जिनको इम्पॉसिबल होता है अलग करना, जिनमें x और y यानी x इंडिपेंडेंट वैल्यू और y डिपेंडेंट वैल्यू को अलग करना मुश्किल होता है, वो हमारे पास कौन से फंक्शंस होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये ले लें जी हम एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 9 ओवर एक्स वाई। ठीक है, ये होगी जी हमारे पास। अब इसे भी भाई अलग करना बहुत टफ है, हम इतना इसे जितना मर्ज़ी सॉल्व करते जाएं, लेकिन इन x और y की वैल्यूज़ को अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जिनमें x और y यानी डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वैल्यू को अलग करना मुश्किल हो जाए, डिवाइड करना मुश्किल हो जाए, उनको हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और जो हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं उनमें बहुत इजी होता है x और y की वैल्यूज़ को अलग अलग करना। जैसा कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये तो पहले ही अलग गए भाई, पहले ही अलग गए, लग रही है ना। इसमें अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला वगैरह लगा लेंगे, इसमें x और y की वैल्यूज़ बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगी, कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ऐसे ये वैल्यू √x माइनस 1 बहुत इजीली वाज़ह दिख रहा है कि ये अलहदा हो रही हैं। ठीक है, एक्सप्लिसिट में
इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वैल्यू को बहुत इजीली हम एक्सप्लिट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, इजीली उस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं बस। तो यहाँ हमारे पास है इवन फंक्शंस। इवन फंक्शंस कुछ इस तरह से हैं कि अगर हम इंडिपेंडेंट वैल्यू की जगह पे यानी एक्स की वैल्यू की जगह पे अगर हम नेगेटिव वैल्यू भी पुट करें तो हमारे पास वही फंक्शन रिटर्न में आ जाए। ठीक है, यानी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी एक्स की जगह पे जब हम माइनस वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो आंसर आए वो भी हमारे पास एक फंक्शन, वही फंक्शन रिटर्न में आ जाए। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जी। हमारे पास है जी फंक्शन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर चलने से ज़्यादा शो कर लें। यहाँ पे जब हम नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे एक्स की जगह पे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव होगी। तो ये हमारे पास क्या फंक्शन हुआ, इवन फंक्शन। और एग्जांपल्स भी हैं इसकी, जैसे कि कोस एक्स ले लेते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। अब कोस की जगह पे हम जब नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी एक्स की जगह पे नेगेटिव पुट कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास कोस -1 क्या होता है, यानी कोस में जब नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव हो जाता है। अब हमारे पास जो साइन है, साइन में लेकिन जब साइन के एंगल में जब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो नेगेटिव ही रहती है। तो इसलिए ये इवन फंक्शन नहीं है, लेकिन ये जिसमें हमारे पास वही पॉइंट रहे यानी वही सैम्बल रहे, पॉजिटिव है अगर तो वो पॉजिटिव ही रहे, वो हमारे पास इवन फंक्शन होता है। अब जो हमारे पास ऑड फंक्शन होता है वो क्या होता है, ऑड फंक्शन में जब हम नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं यानी फंक्शन एक्स जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वैल्यू, उसकी जगह पे हमने जब नेगेटिव वैल्यू पुट की तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो चेंज नहीं होगा, यानी उसमें पॉजिटिविटी नहीं आ जाएगी, वो फंक्शन वापस नहीं आएगा, बल्कि वो फंक्शन पे जो सैम्बल है वो चेंज हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने देखा कि साइन एक्स जो है हमारे पास, साइन एक्स में जब हम नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास वो नेगेटिव ही रहता है, वो पॉजिटिव होता ही नहीं है। तो मतलब ये एक ऑड फंक्शन है, फंक्शन चेंज हो गया ना, फंक्शन था साइन एक्स, ये माइनस साइन एक्स बन गया। इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन आ जाता है जी एक्स क्यूब। अब हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं, नेगेटिव पुट की तो हमारे पास क्यूब की वजह से ये नेगेटिव ही रहा, यानी फंक्शन चेंज हो गया, मतलब ये एक ऑड फंक्शन है। ठीक हो गया। हमारे पास है पैरामीट्रिक फंक्शंस। इसमें हमारे पास इक्वेशन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसा फंक्शन जिसमें x और y वेरिएबल्स की जगह पे इनको किसी और वेरिएबल से डिनोट कर दिया जाता है, यानी कि कोई भी t हो सकता है, थीटा हो सकता है। जैसा कि हमारे पास कोई वेरिएबल आ गया है जी y इक्वल टू एक्स के है, इसमें क्या करते हैं, लेट कर देते हैं x को t के इक्वल, तो यहाँ पे y आ जाता है हमारे पास t स्क्वायर, यानी इस वेरिएबल को किसी और वेरिएबल से शो कर देना, एक्सप्रेस कर देना। अब हमारे पास जो बुक में इक्वेशन है, फर्स्ट है हमारे पास x इक्वल टू ए टी स्क्वायर। अब ये MCQs में आ सकती हैं कि ये इक्वेशंस किन की हैं, कि कौन से पैराबोला मतलब पैरामीट्रिक कौन से हैं ये। अब ये जो हमारे पास ये जो सिंपल इक्वेशन आती है x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, जिसका हमारे पास y आता है 280, ठीक है, जिसे हम सॉल्व करने के बाद ये आता है। तो ये हमारे पास जो पैरामीट्रिक फंक्शन है ये पैराबोला का है, ये बुक में लिख लें ताकि याद भी रहे। ठीक है, ये पैराबोला का है। और ये जो x इक्वल टू जिसमें सेम साइड की सेम वैल्यू है, यानी ये a है, यहाँ भी a है, यहाँ पे कॉस है, साइन है। ठीक है, ये हमारे पास किस चीज़ का है, सर्कल का है। ठीक हो गया, ये हमारे पास सर्कल का है। और सर्कल के लिए जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये वैल्यूज़ भी लिख लें। ठीक हो गया, ये इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट होगी MCQs वगैरह के लिए। ठीक है, अब जो हमारे पास x इक्वल टू ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, यहाँ पे a b जस्ट ये वैल्यूज़ चेंज हुई हैं, ये भी t की तरह का एक वेरिएबल ही है। ठीक है,
इसकी जो हमारे पास इक्वेशन होती है x² / a² + y² / b² = 1, ये हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है इलिप्स की। और ये जो x और y की वैल्यूज़ होती हैं ये हमें इस तरह भी पूछ सकते हैं कि ये x और y की वैल्यूज़ किस पैरामीट्रिक फंक्शन के लिए, हम बोलेंगे इलिप्स के लिए। अब हमारे पास ये है a सीकंड थीटा और b टेंजेंट थीटा, यहाँ पे ये चेंज हो जाती है, तो ये जो पैरामीट्रिक फंक्शन है ये हमारे पास होगा हाइपरबोला के लिए, ठीक है, हाइपरबोला के लिए। ठीक हो गया। ये डिफरेंट हैं और डिफरेंट वैल्यूज़ डिफरेंट के लिए हैं, इन्हें याद रखना है और थोड़ा सा बुक पे भी लिख लें ताकि याद रहे आप लोगों को। ये एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। इसमें जस्ट यही है कि अगर किसी भी कोई वेरिएबल अगर हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम लेट करके किसी और वेरिएबल के इक्वल उससे एक्सप्रेस कर देना, वो हमारे पास है पैरामीट्रिक फंक्शन। जस्ट आर फंक्शंस कंप्लीट हो गए हैं, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करेंगे।